दोस्तों, राजस्थान में फेज 2 के नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख थी। अब दोनों फेज के लिए नाम सामने आ चुके हैं और तस्वीर कुछ कुछ साफ होती जा रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तस्वीर तो बिल्कुल साफ नहीं है, कुछ उलझी हुई है, कहीं धुंधली है, कहीं साफ भी हैं कुछ चीज़ें। लेकिन मोटे तौर पर सियासी रूप से चीज़ें कुछ साफ हो रही हैं कि कांग्रेस पहली बार 2 सीटें गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। एक सीट पर उन्होंने उम्मीदवार उतारा ही नहीं, बांसवाड़ा डूंगरपुर की। हालांकि आप में से कुछ लोग कह सकते हैं अभी तो नाम नाम वापस लेने की तारीख 2-3 दिन बाद है, तब तक भी खेल हो सकता है। बिल्कुल खेल हो सकता है मोटे तौर पर, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चीज़ें होने वाली नहीं है। बीजेपी के सामने दिक्कत यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मोदी जी के सत्ता में आने के बाद दो दो जो उनके एक सांसद थे जिनका टिकट काटा गया वो कांग्रेस में चले गए, एक और जिनको टिकट नहीं मिला वो भी कांग्रेस में चले गए, प्लस एका जगह निर्दलीय बीजेपी के लिए मुसीबत पैदा किए हुए हैं। कुल मिलाकर मोटे तौर पर अगर बीजेपी के एंगल से पूरी खबर को देखा जाए तो बीजेपी मोटे तौर पर मानकर चल रही है कि 19 सीटें उनकी क्लियर हैं, 6 सीटें फंसी हुई हैं। 6 सीटों में से भी 3 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के कारण दिक्कत में हैं, जिसके लिए बीजेपी ही कसूरवार है। अब देखिए दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि जो 6 सीटें बीजेपी की फंसी हुई हैं वो सीटें बीजेपी हार ही जाए। ये जरूरी नहीं है कि कांग्रेस को लग रहा है कि वो 10-11 सीटों में मुकाबले में है तो वो 10-11 सीटें जीत ही जाए। समझ रहे हैं आप? तो मामला क्या इसके बीच कहीं अटकता फिर रहा है? मैंने आपको पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि राजस्थान में 1980 के बाद से जो 10 लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें 4 चुनाव ऐसे हुए जिसमें कोई लहर नहीं थी, और उन 4 चुनाव में से 2 चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने आधी आधी तस्वीरें, आधी आधी सीटें आपस में बांट ली थी, 12-13, 13-12 के हिसाब से। और बिना लहर के 2 बार ऐसा चुनाव हुआ जिसमें जिस पार्टी के पक्ष में थोड़ा सा ज्यादा अतिरिक्त माहौल था, पॉजिटिव माहौल, वो 70% के आसपास सीटें जीत गया। यानी 25 में से 18-19 सीटें एक बार बीजेपी जीत गई, एक बार कांग्रेस जीत गई। 20 सीटें करीब। 2009 की बात कर रहा हूं मैं, जब कांग्रेस 20 सीटें जीती थी, पॉजिटिव माहौल था। करगिल के बाद बीजेपी के पक्ष में थोड़ा पॉजिटिव माहौल था 1999 में, तो 16 या 18 सीटें बीजेपी जीत गई थी। इसके अलावा जितने चुनाव हुए सब लहर वाले चुनाव हुए और एक तरफा नतीजे उसमें सामने आए। तो इस बार आप भी मेरी तरह मानेंगे कि लहर नहीं है, लेकिन आप भी मेरी तरह मानेंगे कि रुझान नैरेटिव के स्तर पर, छवि के स्तर पर बीजेपी की तरफ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बीजेपी सारी सीटें जीत जाएगी। 80%, 70% सीटें अगर बीजेपी निकालती है तो मोटे तौर पर कांग्रेस के लिए 5 से 7 सीटें बचती हैं। क्या ऐसा होगा? या कांग्रेस को लगता है कि चूंकि बीजेपी ने 25 में से आधे कैंडिडेट को बदल दिया, क्योंकि बीजेपी ने 6 सांसद विधानसभा चुनाव में उतारे थे जिसमें से आधे हार गए, तो दोनों ही चीजों में आधा आधा हो रहा है, तो चुनाव में भी आधा आधा हो जाएगा। मुश्किल नजर आता है। माहौल बनाना अलग बात है, बज़ क्रिएट करना अलग बात है, चर्चा में आना अलग बात है, लेकिन चुनाव जीत जाना, अपने समर्थकों को पोलिंग बूथ तक बड़ी संख्या में पहुंचा पाना, अपने पक्ष में जो न्यूट्रल वोटर होता है, जो फ्लोटिंग वोटर होता है, उसको खींच पाना, ये एक कला है। अभी फिलहाल फ्लोटिंग वोटर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 27 से लेकर 32% ऐसा वोटर होता है राजस्थान में जो अंत समय में फैसला करता है कि उसे वोट देना है, किसे वोट देने नहीं है। तो ऐसे में इस फ्लोटिंग वोटर के पास कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट दे दे, और कोई बहुत बड़ा आधार इस रूप में भी नहीं है कि वो कांग्रेस के पक्ष में वोट दे दे।
मोदी जी के चेहरे पर यह फ्लोटिंग वोटर चला जाएगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन मोदी के चेहरे को पूरी तरह दरकिनार करके जो स्थानीय उम्मीदवार है उसके चेहरे, उसके काम करने के तरीके, जातीय समीकरण के आधार पर यह फ्लोटिंग वोटर चला जाएगा ये भी तय नहीं है। तो सब कुछ मिला जुला है, और जब ये मिला जुला बिना लहर का चुनाव होता है, मैं कहूंगा बिना लहर का तो चुनाव है, लू के थपेड़ों के बीच का चुनाव है, तो इसमें बड़ी दिक्कत दोनों पार्टियों के लिए है। कैसे? अब बीजेपी का कार्यकर्ता या बीजेपी का कोई वोटर सोच सकता है, जो कमिटेड नहीं है ऐसा वोटर सोच सकता है कि भाई 400 सीटें आ ही रही हैं, 370 खुद बीजेपी की आ ही रही हैं, तो हम वोट नहीं देने जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कौन 44, 42, 45 डिग्री सेंटीग्रेड में बाहर निकले, कौन लंबी लाइन में लगे। नुकसान हो सकता है बीजेपी। लेकिन कांग्रेस का वोटर भी सोच सकता है कि जब हार ही रहे हैं तो 4 वोट कम पड़ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, हमारे वोट कम पड़ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कौन जाए 42, 43, 44, 45 डिग्री में लंबी लाइन में लगे। क्या ये मानसिकता होगी? अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब बाड़मेर की सीट, रविंद्र भाटी, बाड़मेर की सीट अगर कांग्रेस जीत गई तो उमेदाराम विश्नोई जीतेंगे जो आरएलपी से लाए गए थे, रविंद्र भाटी के कारण जीतेंगे जो बीजेपी के बागी हैं एक तरह से, जो पहली बार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में थे, टिकट नहीं दिया, निर्दलीय लड़कर चुनाव जीते, अच्छी खासी तादाद में चुनाव जीते। तो ये कांग्रेस के खाते में अगर ये सीट चली गई मान लीजिए तो बीजेपी खुद को कोस रही होगी। इसी तरह नागौर की सीट, हनुमान बेनीवाल, क्या कांग्रेस का खाता खुलवाने में कामयाब रहेंगे? अभी तक तो बढ़त दिखाई देती है, लेकिन आने वाले दिनों में ये चुनाव नागौर का किस तरफ पलटी मारेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 5-6 सीटों की बात कर रहे हैं जो फंसी हुई हैं, वो लगातार फंसी हुई हैं। इसमें पिछले 10-15 दिनों में कोई खास फर्क नहीं आया है। खास फर्क अगर 1-2 सीटों में आया है तो वो बीजेपी के खिलाफ ही दिख रहा है, जैसे बाड़मेर की सीट है, जैसे टोंक सवाई माधोपुर में भी लोग कह रहे हैं कि जौनपुरिया वो पकड़ नहीं बना पा रहे हैं। हरीश मीणा यानी मीणा वोट और सचिन पायलट के हरीश मीणा यानी गुर्जर वोट एक हो जाते हैं, माली समाज भी इस तरफ वोट दे देता है, अशोक गहलोत का भी एक दौरा सचिन पायलट के साथ हो जाता है, तो ये चमत्कार कर सकती है ये बस। ऐसा ही कुछ दौसा में भी देखने को मिल सकता है। जसकौर मीणा है, जसकौर मीणा, किरोड़ी लाल मीणा, इनकी भूमिका पर भी सबकी नजर रहेगी। ये सीट भी अगर कांग्रेस जीती तो श्रेय मुरारी लाल मीणा किसको देंगे सचिन पायलट के अलावा, आप समझ सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग चुनाव होता जा रहा है। अभी कुछ सीटों की हमने बात की, राहुल कस्वां वाली सीट, चूरू की सीट अपने आप में बेहद दिलचस्प है। अमराराम वाला प्रयोग कितना कामयाब रहेगा, कितना कामयाब नहीं रहेगा, ये जान नहीं सकते। बांसवाड़ा डूंगरपुर से कांग्रेस ने ये सोच कर उम्मीदवार नहीं उतारा कि भारतीय आदिवासी पार्टी थोड़ी सी नरमी अपनाएगी और नाम वापस लेने की तिथि से पहले हो सकता है उदयपुर में अपने कैंडिडेट का नाम वापस ले ले। कांग्रेस का शायद ये चाहती है कि भले ही भारतीय आदिवासी पार्टी जीत जाए, लेकिन महेंद्र जीत सिंह मालवीय को हराना जरूरी है। अगर मालवीय जीत गए तो दक्षिणी राजस्थान में बीजेपी की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ये डर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को सता रहा है। अब कुछ सीटें कांग्रेस ने खराब की, सुदर्शन रावत टिकट दे दिया, कहाँ नहीं लड़ रहा, दामोदर गुर्जर भीलवाड़ा फिर हटाकर राजसमंद, सुनील शर्मा जयपुर की सीट से हटाकर प्रताप सिंह खाचरियावास, ब्रिजेंद्र ओला का भी बयान आया। हालांकि ब्रिजेंद्र ओला कहा जा रहा है मजबूती से खड़े हुए हैं और शेखावटी की 3 में से 2 सीटें कांग्रेस अपने आप को इस समय बढ़त पे पा रही है। आने वाले दिनों में ये बढ़त बढ़ जाएगी या प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से कुछ परिवर्तन आएगा, ये देखना दिलचस्प है। मोदी जी का दौरा बाड़मेर का होगा ऐसा मुझे लग रहा है, और बाड़मेर का दौरा कैलाश चौधरी के लिए अमृत लेकर आएगा,
अमृतकाल साबित होगा, ये देखना भी अपने आप में दिलचस्प होगा। तो बहुत सी सीटें इस समय इस कदर फंसी हुई, इस कदर उलझी हुई हैं कि आज की तारीख में कुछ कह पाना मुश्किल होता जा रहा है। अपने अपने समर्थक अपनी अपनी जीत का दावा करते हैं, जातीय समीकरण अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी के एक पक्ष में एक चीज आती है, पैसा बहुत है। दूसरा, कार्यकर्ता है, संगठन है, संघ है। संघ भी नाराज नहीं है। भीलवाड़ा की सीट संघ के कहने पर दामोदर माफ कीजिएगा, अग्रवाल को दी गई है। और कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ जगह विरोध हो रहा है, जो बीजेपी के नेताओं को लगता है कि मोदी के दौरे से सध जाएगा सब कुछ। एक चेहरा क्या इतनी सीटें जिता पाएगा, या एक चेहरे के सामने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के दो चेहरे एक साथ होंगे। अब सचिन पायलट कह रहे हैं कि वैभव गहलोत की सीट पर वो प्रचार करने जरूर जाएंगे, लेकिन नामांकन दाखिल करने नहीं गए। तो ये भी अपने आप में एक सवाल उठता है कि क्यों नहीं गए। कुछ और सीटें हैं जिसके बारे में विस्तार से अब आगे बात करेंगे एक आध दिन में। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।